नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समरी ऑफ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस गिवन बाय जीएसटी काउंसिल in the 43rd GST Council meeting which was held on May 28, 2021 at New Delhi। जो इम्पोर्टेंट चीजें काउंसिल से रिकमेंडेड है which will come in the force through notification, जिसके बारे में क्या रिकमेंडेशंस की गई है, कैसे टैक्स पेयर को रिलीफ पास ऑन किया गया है या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करनी है और आप सभी के साथ शेयर करना है, एंड दैट इज द न्यू कंसेप्ट लॉन्च्ड बाय अस व्हिच इज कॉल्ड एज जीएसटी डेली ओपीडी, आस्क योर क्वेरी। तो ये कंसेप्ट क्या है? इट इज अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट। इसमें जैसे मेडिकल फील्ड में ओपीडी की कंसेप्ट है, वैसे एडवाइजरी बिजनेस सॉल्यूशंस एलएलपी यानी कि हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की एक ओपीडी लाई है आपके लिए, जहां पे हम लोग जीएसटी के आपके क्वेरीज या इश्यूज को रेजोल्यूशन देंगे डिस्कशन करके फेस टू फेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल। ये किनको यूजफुल है? इट इज यूजफुल फॉर बिजनेस ओनर्स, अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएमए, सीएस, एडवोकेट्स एक्सेट्रा। और आपको करना क्या है? यू टू पे 199, मात्र 199 रुपीज में हम लोग आपको एक स्लॉट अलॉट करेंगे जूम मीटिंग में, जहां पे आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हो और हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। दिस इज वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट और हमने ये बिल्कुल ही कम कॉस्ट में, रिजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स हो या बिजनेस ओनर्स हो उसका फायदा उठा सके। इसके लिए हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसके फीचर्स है वर्चुअल फेस टू फेस डिस्कशन ऑन वन जीएसटी मैटर एट ए टाइम। आपको एक नंबर जो दिया हुआ है इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है आपके पेमेंट किया हुआ। पेमेंट के लिए बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे दिए हुए इसके, और एक बार मैं इसके लिंक्स और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर करूंगा ही। उसके बाद आपको एक सिंपल गूगल फॉर्म है, जीएसटी क्लिनिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको भरना है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपके बेसिक डिटेल्स उसमें आपको डालने हैं सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू ट्रैक एंड अलॉट द स्लॉट, बिकॉज काफी सारे एंट्रीज रहती है। तो 7 to 7:40 PM 40 मिनट का ये सेशन रहता है हर रोज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो उसमें आपको स्लॉट अलॉट करने के लिए हमको इजी होना है। इसके लिए ऑपरेशंस के लिए ये एक गूगल फॉर्म हमने किया है। तो फर्स्ट पेमेंट, उसका स्क्रीनशॉट, देन गूगल फॉर्म, एंड गूगल फॉर्म के बाद आपको जूम मीटिंग का लिंक दिया जाएगा। वो मीटिंग का टाइम स्लॉट भी उसमें मेंशन रहेगा। तो 7 से 7:40 PM रोज शाम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे में कहीं भी आपको स्लॉट मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको ज्वाइन होके आपका क्वेरी जो है वो पूछना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये आपके लिए एक इनोवेटिव कंसेप्ट लाया है। गूगल फॉर्म का भी जो लिंक है इसमें हमने अटैच किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से दे दूंगा। इसमें मुझे मेरे पार्टनर कुलदीप कुलकर्णी, इनके भी हेल्प मिली है। कुलदीप कुलकर्णी ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, और इस एडवाइस ट्री बिजनेस सॉल्यूशन में मेरे साथ पार्टनर भी है। आज हमारा जो डिस्कशन है विच इज रिलेटेड टू द 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन, उसमें ब्रीफ करने के लिए हमारे साथ कुलदीप कुलकर्णी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। नमस्ते कुलदीप जी, स्वागत है आपका इजी जीएसटी फॉर यू चैनल में। Yes, good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon to all. Okay, so let us start discussing the summary of important recommendations. But before that, let me explain the drill. Usually क्या होता है कि recommendations of the council को लोग कई बार ऐसे मान लेते हैं कि ये फाइनल चेंजेस हो गए हैं, अमेंडमेंट हो गया है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। ऑल स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट रहते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग को। वो डिस्कस करते हैं वेरियस इश्यूज, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है जो बदलाव लाने हैं उसके रिलेटेड,
एंड उनका एक जॉइंट जो डिस्कशन होता है वो रिकमेंडेशन करके फाइनली इट इज अ आउटपुट ऑफ द काउंसिल मीटिंग, जो बाद में इफेक्टिव लॉ मेकिंग प्रोसेस से गुजर के नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे आता है. एंड दोज नोटिफिकेशंस आर एक्चुअली changes that we should look at. But as this meeting was conducted after a lot of gap and अभी लॉकडाउन है, काफी लोगों की नजरें थी कि रिगार्डिंग कोविड क्या बेनिफिट्स आते हैं, टैक्स पेयर को कुछ रिलीफ्स मिलते हैं, तो इसके लिए these recommendations are having key importance as far as the compliance aspect is concerned and little other aspects are concerned. So let us start. Let me again remind you that these are not the final changes. The changes may be slightly different क्योंकि हमने कई, कुलदीप जी आप एग्री करोगे इस पे कि कई बार हमने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि डिस्कस एक इशू होता है, काउंसिल के रिकमेंडेशन में आता है, लेकिन एक्चुअली जब नोटिफिकेशंस आता है तो उसमें कई बार ऐसे देखा गया है कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं या थोड़ी बहुत उसमें डेविएशंस हो सकते हैं कि एक्चुअली क्या डिस्कस हुआ था और क्या बाहर आया. और ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट अदर एस्पेक्ट विच वाज नोटेड इज दैट कि काफी डिले भी हो सकता है फ्रॉम द रिकमेंडेशन टाइम टिल द एक्चुअल नोटिफिकेशन टाइम. यहाँ पे डिले होने के चांसेस कम है क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू इमीडिएट रिलीफ टू द टैक्स पेयर, बट यूजुअली कभी कभी कभार काफी महीनों का भी उसमें हमने डिले या गैप नोटिस किया हुआ है. तो लेट्स गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेट फीस में क्या वेवर मिला है. कई बार लोग इसको एमनेस्टी कहते हैं. कुलदीप जी आपको क्या लगता है कि इसको एमनेस्टी कहना ठीक रहेगा? Yes, loosely people call it amnesty, but normally amnesty is a very broader term actually, which encompasses a waiver of some part of tax, then some part of or most of or all of interest, and part or all of penalty. So amnesty generally is a big thing. So this is not amnesty, but this is, you can say, amnesty for late fees. और ये बहुत required था, and that relief has been given now. करेक्ट. तो रिलीफ किस तरीके से दिया है जरूरी है डिस्कस करना. तो जिन ये कब से कब तक के पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके भी जीएसटीआर 3B रिटर्न्स जुलाई 2017 से अप्रैल 21, वी आर इन मई 21, तो लास्ट मंथ तक जीएसटी शुरुआत होने से लास्ट मंथ तक जितने भी लोगों के जीएसटी रिटर्न्स पेंडिंग है उनको बेनिफिट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ द कैपिंग ऑफ लेट फीस. तो वो क्या कैपिंग है? जिनको कोई भी लायबिलिटी नहीं है वो रिटर्न पीरियड में, उनको मैक्सिमम ₹500 की लेट फी लगेगी. जैसे सीजीएसटी 250 रुपीज, एसजीएसटी 250 रुपीज. और अदर टैक्स पेयर्स मतलब जिनको लायबिलिटी है उनको ₹1000 की मैक्सिमम लेट फी भरनी होगी. मतलब 500 सीजीएसटी, 500 एसजीएसटी. बट इसके लिए क्रूशियल कंडीशन है और वो कंडीशन है दे हैव टू फाइल दोज पेंडिंग रिटर्न्स बिटवीन 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021. कैसे देखते हैं कुलदीप जी, इसमें कुछ आपका कमेंट? इसमें there are two things. First thing कि this is a golden opportunity for those who have missed it. और बहुत सारे छोटे आरसीसी का ये प्रॉब्लम हुआ था कि लेट फीस की वजह से वो रिटर्न भर नहीं पाए थे क्योंकि every month you have to pay ₹10,000 as late. So now that is significantly reduced to ₹1,000 in case you have liability or 500 in case nil liability. तो अभी इसमें दूसरी बात ये है कि लोगों का ऐसा भी कहना था कि अरे जिन्होंने हमने पुराने रिटर्न भरे नहीं है तो वैसे भी डिपार्टमेंट ने हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हुआ है 6 महीने रिटर्न ना भरने पर, तो हमें इसका क्या फायदा. तो फिर भी मैं कहूंगा दिस इज अ बेनिफिट, क्योंकि आपके अगर रिटर्न्स आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हुआ है तो भी 6 महीने का तो लाइबिलिटी आपका है. तो 6 महीने की लाइबिलिटी बनती है 10,000 into 6, 60,000 रुपीज. सो इन दैट केस आप 60,000, और वो दैट इज अ हैंगिंग सोर्ड बिकॉज लीगली दैट इज पेएबल. तो आज ना कल डिपार्टमेंट वो रिकवर करने वाला है. तो इससे अच्छा है कि ये अभी कम हो गया है. तो 1,000 रुपए इंटू 6 मतलब 60,000 की जगह आप 6,000 भर के क्लोज कर सकते हो. सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. लास्ट ईयर ऑल्सो दिस वाज देयर, but some people even they miss the bus. So now this is like you can say final opportunity, so people should take benefit of it. Yes, कई लोगों को इनमें बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन एक कह सकते हैं कि
कुछ लोग नाराज होंगे, और वो लोग ये है कि जो ऑलरेडी लेट फी भर चुके हैं, people have paid thousands of rupees of late fees for these periods, बट अभी उनका सवाल है कि क्या हमें हमारा लेट फीस वापस मिलेगा जो भरा है? नहीं, वैसा नहीं है दोस्तों, बिकॉज ये स्पेसिफिकली फाइल्ड बिटवीन 1 जून 21 से लेके 31 अगस्त के लिए ही ये नोटिफिकेशन आएगा, और इसके हिसाब से जो जिन्होंने पहले लेट फीस भरे हैं उनको वापस मिलने के चांसेस मुझे तो कुछ नहीं लग रहे। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वन हैज टू नोट। दूसरा है, उन्होंने लेट फीस का कंप्लीटली रैशनलाइजेशन ही कर दिया है कंसीडरिंग द कोविड सिनेरियो एटसेट्रा। तो रैशनलाइजेशन मतलब क्या है? तो आगे चल के भी, मतलब फ्रॉम द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई 2021 के जो रिटर्न्स है उनको भी अगर लेट फाइल करते हैं तो उनको भी एक मैक्सिमम लेट फीस का कैपिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो वो क्या, कैसे रहेगा कैपिंग? तो जिनके भी जीएसटीआर 1 और 3B नील लायबिलिटी से जाएंगे उनको मैक्सिमम लेट फी 250 मतलब 500 रुपीज का रहेगा। और बाकी जो लोग हैं, मतलब जिनको टैक्स लायबिलिटी है, उनका कैटेगराइजेशन 3 कैटेगरी में किया हुआ है। एक है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बिलो 1.5 crores, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1.5 crores to 5 crores एंड 5 करोड़ के ऊपर, ऐसे 3 कैटेगरीज किए हैं, और उनको मैक्सिमम कैपिंग रिस्पेक्टिवली 2000, 5000 और 10,000 रुपए का किया है, जिसमें इक्वल पोर्शन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आएंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ वेलकमिंग स्टेप जो सुमोटो उन्होंने एक प्रोएक्टिवनेस दिखा के किया हुआ है, जिसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ साथ जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 7 रिटर्न्स में भी उन्होंने कैपिंग किया हुआ है। जीएसटीआर 4 जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए रिटर्न है, उसमें भी उन्होंने मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज रखी हुई है, जिनका नील टैक्स लायबिलिटी है, और जिनको टैक्स लायबिलिटी है उनको 2000 रुपीज है। इसी के साथ साथ टीडीएस रिटर्न के लिए जो जीएसटीआर 7 है उसको भी मैक्सिमम कैपिंग 2000 रखा हुआ है, 1000 सीजीएसटी, 1000 एचजीएसटी। सो दिस इज अ वेलकमिंग स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेट अस अप्रिशिएट दैट एंड लेट्स मूव अहेड टू मार्च टू मे बेनिफिट जो दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ लेट फीस। कुलदीप जी विल टेक इट फर्दर। Yeah. So because of second wave of COVID, now many businesses are affected. So in view of that, government has given some relief and it's really a very welcome move. तो इसमें क्या किया है कि इसमें there are two categories made. First is those having turnover above 5 crores and those having turnover less than 5 crores. So turnover 5 करोड़ से ज्यादा जिन लोगों का है उनके लिए क्या रिलीफ्स दिया गया है? तो मार्च 2021 जीएसटीआर 3B के लिए रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट वाज 20th of April, कि जिसके आगे उनको इंटरेस्ट एंड लेट फी का कॉन्सिक्वेंस था। तो उसमें क्या किया गया है कि अगर 5th of May तक आप रिटर्न भरते हो तो आपको इंटरेस्ट जो है वो 9% पर एनम से लगेगा फॉर दोज 15 डेज। नॉर्मली इंटरेस्ट रेट इज 18%, तो वहां पे 9% का वेवर दिया गया है आपको, और लेट फी का भी वेवर दिया गया है आपको अगर 5th of May तक आप रिटर्न भरते हो तो। उसके आगे 6th May से आगे आपको लेट फी जो है वो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से लगेगी, मगर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको 6th May से आगे 18% लगेगा, बट 6th May तक आपको 9% ही इंटरेस्ट लगेगा। इन अप्रैल 2021 के लिए जिसकी ड्यू डेट थी 20th of May, तो उसके लिए 4th of June तक आप अगर रिटर्न 3B फाइल करते हो तो देर इज नो लेट फी एंड इंटरेस्ट भी सिर्फ 9% है फ्रॉम 21st May to 4th of June, and beyond 4th June this interest will be 18% per annum and late fee also will be applicable from 4th of June. Now it is very important to note that due date is not increased, due date is not extended, only relief in late fees and interest, some relief has been given. And GSTR 1 के लिए भी, जिसका अप्रैल का GSTR 1 due date was 11th of May, so if you file this by 26th of May then there is no late fee, and 27th May से आपको 50 rupees per day के हिसाब से late fee लगेगी। Now interesting to mention here that many people believe that late fee is not applicable for GSTR 1, but my dear friends, it is not so. Legally late fee is payable, applicable. Now it is a hanging sword.
unfortunately people are not aware of it, but it is a hanging sword, and government should actually do something to but legally it is payable. Then मई 2021 का 3B एंड GSTR1 अगर हम देखते हैं तो 3B के लिए ड्यू डेट, ओरिजिनल ड्यू डेट इज 20th of June, तो उसके लिए भी 5th of July तक आप अगर रिटर्न भरते हो तो देयर इज नो लेट फी, एंड इंटरेस्ट अप टू 5th of July is 9% per annum, and beyond 5th of July interest will be 18% per annum and late fee will be payable. Then similarly GSTR1 May 2021 का original due date is 11th of June, but if you file it by 26th of June there is no late fee payable. तो ये था बिगर असेसिट्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। इसमें कुलदीप जी एक स्मॉल पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं। नंबर 1 कि ये जब नोटिफिकेशन आया था इसका, तो मार्च की जो ड्यू डेट है 20th अप्रैल वो ऑलरेडी निकल चुकी थी। तो इसका जो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च 21, तो इसका जो बेनिफिट है, आई फील दैट वेरी लेस टैक्स पेयर्स वुड बी इन अ पोजीशन टू अवेल दिस बेनिफिट, बिकॉज मैक्सिमम पीपल वुड हैव ट्राइड टू मीट दिस ड्यू डेट ऑफ 20th अप्रैल, क्योंकि 20th अप्रैल के बाद ये बेनिफिट आया था। ठीक है, अप्रैल समझ सकता हूं मैं, अप्रैल में भी समझ सकता हूं, लेकिन ये एक इशू है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये रहता है कि अगर इस पीरियड में 6 मई के बाद अगर फाइल करते हैं तो पहले 15 दिनों को 9% और बाकी पीरियड को 18% लगेगा, या स्टार्टिंग से ही पूरा 18% लगेगा? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे सर? दिस इज क्लियर कि 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज के लिए 9% ही रहेगा, इवन इफ यू फाइल बियॉन्ड दोस 15 डेज, राइट? सो इन आवर व्यू इट इज 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज, वेरी क्लियर। तो अभी आगे चल के बात करते हैं कि स्मॉल असेसिस की, यहाँ पे जो बिलो 5 करोड़ का टर्नओवर वाले जो असेसिस है, बट दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर मंथली रिटर्न, जो QRMP में नहीं है, जो मंथली रिटर्न में है, तो उनके लिए मार्च 2021 GSTR 3B के लिए जिसकी ड्यू डेट वाज 20th of April, उसके लिए लेट फी विल नॉट बी एप्लीकेबल कि 19th of June, राइट, 19th of June तक आपको लेट पे एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद आपको लेट पे एप्लीकेबल होगी। इंटरेस्ट के बारे में अगर बात करें तो 5th of May तक आपको इंटरेस्ट नहीं है, 6th of May से लेके 19th of June ये पीरियड के लिए आपको 9% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा, एंड 20th of June से लेके आगे, मतलब 21st जून से आगे आपको अगर देखेंगे तो उसके आगे आपको 18% पर एनम के हिसाब से लगेगा। सो दिस वाज फॉर मार्च। अभी अप्रैल के लिए देखेंगे तो 20th of May उनके लिए ड्यू डेट थी, तो उसके लिए अभी लेट फी के लिए अप्रैल का रिटर्न के लिए फॉर लेट फी वेवर पर्पस 4th of July तक आप अगर रिटर्न भरते हो तो देर इज नो लेट फी कॉन्सिक्वेंस। वो 5th जुलाई से लेके आगे आपको 50 रुपीज लेट फी 50 रुपीज पर डे से लगेगी, एंड इंटरेस्ट के लिए 4th of June तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, 5th of June से लेके आपको 4th of July तक आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, एंड 5th of July से लेके आपको इंटरेस्ट 18% पर एनम। सो अभी आते हैं मई 2021 के लिए, जिसके लिए 3B की ओरिजिनल ड्यू डेट है 20th of June, तो उसके लिए भी लेट फी वेवर पर्पस के लिए आपको 20th of July एक महीना तक अगर लेट आप भरते हो रिटर्न तो देयर विल बी नो लेट फी, एंड इंटरेस्ट के लिए अगर देखेंगे तो 15 दिन का रिलीफ, नील इंटरेस्ट टिल 5th of July, एंड 6th of July से लेके 20th of July तक 9% पर एनम, एंड 21st July से लेके आगे 18% पर एनम। सो ये आपका रहेगा इंटरेस्ट। नाउ कमिंग टू अप्रैल 2021 एंड मई 2021 GSTR1, तो जिसकी ड्यू डेट्स वेर 11th of May एंड 11th of June, कि जो अगले महीने का 11 तारीख उसके लिए ड्यू डेट थी, तो उसके लिए भी लेट फीस पर्पस के लिए waiver has been granted if you file it up to 26th of May and 26th of June respectively। तो GSTR1 के लिए ये लेट फी का waiver दिया गया है। Now coming
to the assets covered under QRMP, quarterly return and monthly payment scheme. तो अभी इसमें भी एक there is a nice initiative in yesterday's meeting कि they are planning to make this QRMP into QP scheme, मतलब रिटर्न भी क्वार्टरली भरो और पेमेंट भी क्वार्टरली करो. अभी क्या हो रहा है कि रिटर्न क्वार्टरली है मगर पेमेंट मंथली करना है, तो फिर सब कैलकुलेशन करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है. तो पेमेंट भी असेसिस के लिए, छोटे असेसिस के लिए कंफ्यूजिंग है. वो सेल्फ असेसमेंट सिलेक्ट करो, ये करो, कहीं गलती हो गई तो पेमेंट करके भी फिर इंटरेस्ट अप्लाई हो सकता है. तो दे आर प्लानिंग टू मेक इट क्वार्टरली पेमेंट ऑल्सो. तो अभी इसमें अगर देखते हैं तो उनके लिए जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर था, तो उसके लिए ड्यू डेट जो थी that was 22nd April and 24th April depending upon the state in which they are there. तो उसके लिए लेट फी पर्पस के लिए उसका कर दिया है स्ट्रेट वे 21st of June एंड 21st of June तक उसको कोई भी लेट फी नहीं लगेगी. 22nd जून से लेके 50 रुपीज पर डे के हिसाब से लेट फी लगेगी. और इसके लिए इंटरेस्ट जो है तो 7th मई तक नो इंटरेस्ट, 8th मई से लेके. तो दिस वाज फॉर कैटेगरी ए स्टेट. नाउ कमिंग टू कैटेगरी बी स्टेट कि जिनके लिए जनवरी टू मार्च के क्वार्टर का ड्यू डेट वाज 24th of April 2021. तो उनके लिए लेट फी का जो वेवर है तो 23rd of June तक उनके लिए, मतलब ऑलमोस्ट दे गॉट 2 months ऑफ टाइम फॉर वेवर ऑफ लेट फी. तो 23rd of June तक उनके लिए कोई लेट फी नहीं है. एंड इंटरेस्ट के लिए अगर देखेंगे तो 9th मई तक नील इंटरेस्ट, 10th मई से लेके 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा 23rd जून तक. एंड 24th जून के बाद उनको इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम. दिस वी आर स्पीकिंग अबाउट द QRMP category of dealers, QRMP category of registered tax persons. Now coming to payment, this we discussed about January to March quarterly return. Now coming to payments for the month of April and May 2021. Now PMT 06 is the challan for payment. अभी अप्रैल का PMT 06 ड्यू डेट was 25th of May. तो उसके लिए भी क्या किया है कि 9th जून तक there is no consequence of interest and 10th जून से लेके 9th जुलाई तक आपको इंटरेस्ट लगेगा 9% एंड 10th जुलाई से लेके आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से. सो मतलब बहुत अच्छा ही इंटरेस्ट का रिलीफ आपको दिया गया है इसमें. देन सिमिलरली मई 2021 के लिए आपकी ड्यू डेट जो थी दैट वाज 25th of June 2021. तो उसके लिए भी पहले 15 दिन मतलब 10th of जुलाई तक आपको देयर इज नो इंटरेस्ट एंड उसके बाद आपको अगले 15 दिन 11th of जुलाई से 25th of जुलाई तक आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा एंड 26 जुलाई से लेके आगे आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा. सो दिस इज आल्सो गुड रिलीफ. एंड सिमिलरली जो QRMP असेसिस है उनके लिए IFF भरना जरूरी है कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी. तो उसके लिए भी मतलब जो अप्रैल का और मई का जो है तो उसके लिए 13 मई एंड 13 जून, 13th of May and 13th of June was the ड्यू डेट. तो उसके लिए भी उन्होंने 28th of May and 28th of June तक आप उसके लिए भर सकते हो. एंड इवन बियॉन्ड दिस, तो ये सब था बेसिकली नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए. तो इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर्स भी कुछ रहते हैं. नो, बिकॉज दैट सेगमेंट इज वेरी लेस, पीपल डोंट डिस्कस मच अबाउट देम एंड सो दे आर कंसर्न कि अरे हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ. सो वी आर ब्रिंगिंग यू दैट आल्सो वेरी क्लियरली. तो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए अदर आपको इंटरप्ट करूंगा एक सेकंड के लिए कि when there is a discussion about giving benefits to small taxpayers, composition people should come first. Right, they are the smallest, rather they are the smallest people. तो उसमें जनवरी टू मार्च 2021 का जो क्वार्टर है तो उसके लिए उनका जो पेमेंट GST CMP 08 जो भरना था तो उसका ड्यू डेट वाज 18th of April 2021. उसके लिए भी इंटरेस्ट का वेवर दिया गया है. वी कैन नोट कि कंपोजिशन डीलर्स जो है उनके लिए CMP 08 जो क्वार्टरली रिटर्न मतलब चलन है, वो टेक्निकली इट इज नॉट अ रिटर्न, पीपल बिलीव इट टू बी अ रिटर्न बट इट्स अ चलन. तो उसके इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ चलन कम स्टेटमेंट. तो फॉर्चुनेटली ऐसा है कि उसके लिए लेट फी इज नॉट एप्लीकेबल इवन अदरवाइज.
तो यहाँ पे लेट फी वेवर का सवाल नहीं है, बट यहाँ पे इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल नॉर्मल कोर्स में होता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट का वेवर दिया गया है। तो वो क्या है? सो 18th ऑफ अप्रैल से आगे आप भरते हो, सो 3rd मई तक आप भरते हो, तो यू डोंट पे एनी इंटरेस्ट, नील इंटरेस्ट। 3rd मई से लेके आप मतलब 4th मई से लेके आप अगर पे करते हो 18th जून तक, सो यू पे 9% पर एनम के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज जितने हो गए उतना इंटरेस्ट आप भरोगे। एंड 19 जून से लेके आप आगे अगर भरते हो, तो उसके लिए आपको रेगुलर जो है वो 18% का इंटरेस्ट लगेगा। सो दिस इज अ गुड रिलीफ गिवन टू कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। एंड उससे ज्यादा मतलब एक वन मोर रिलीफ इज गिवन टू कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, दैट इज अबाउट जीएसटीआर 4, जो है उनका एनुअल रिटर्न। पहले जीएसटीआर 4 क्वार्टरली होता था 2 साल पहले तक, फॉर लास्ट 2 इयर्स इट इज द एनुअल रिटर्न। जैसे रजिस्टर्ड नॉर्मल टैक्स पेयर को जीएसटीआर 9 है, वैसा कंपोजिशन को जीएसटीआर 4 है। तो उसके लिए क्या रिलीफ दिया गया है कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 मतलब FY 2021 का जो जीएसटीआर 4 है, उसकी जो ड्यू डेट थी, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 30th ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ जुलाई। So this is a very good relief. Pehle that was already extended up to 31st of May, but now going beyond that, it is extended to 31st of July. So this is a very good relief given to composition taxpayers. And one more thing, which is more applicable to our industrial business houses, that is about ITC 04. जे जॉब वर्क का जो रिटर्न है, जॉब वर्क के लिए जो गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क एंड रिसीव्ड बैक फॉर जॉब फ्रॉम जॉब वर्कर, सो वो जो ITC 4 रिटर्न है, इसमें बहुत सारे लोगों को सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसके लिए भी ऑल्सो देयर वाज अ लेट फी। सो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 25th ऑफ अप्रैल टू 30th ऑफ जून। सो यहाँ से आगे भी अभी तक 1 महीना दिया गया है। सो दीज आर द रिलीफ्स ग्रांटेड। बट आई सो स्टिल गिरीश फील कुलदीप जी, ITC 4 रिलेटेड कुछ परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, because that is राइट, actually a pain for all the taxpayers who are sending goods and receiving it back from the job worker. And there are so many technical issues, rather the complexity of the form, etc., that it further needs a little bit brainstorming on this particular form. So ये एक मेरी खुद की ओपिनियन है इस पे। right. Even bigger businesses also are facing, they are rather struggling to file ITC 04. Very right, So very I right. think along with our professional associations, the trade associations also should represent this strongly to the respective authorities. That's Exactly, exactly. that's what I feel. About QRMP जो अभी बेनिफिट्स दिए हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कल के प्रेस रिलीफ में इट इज क्लियरली टोल्ड that there will be a committee of ministers who will further assess this particular thought कि QRMP को QP मतलब क्वार्टरली रिटर्न और क्वार्टरली पेमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके जो मॉडलिटीज है, उसके रिलेटेड जो स्कीम ऑफ ऑपरेशंस है, इसके रिलेटेड उनको कमिटी फॉर्म की जाएगी और वो कमिटी विल टेक फाइनल डिसीजन एंड सून इट विल बी मेड अवेलेबल टू अस. सो दैट इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप because there were a lot of representations from professionals and trade and industry to make certain changes in the existing QRMP scheme because it was causing certain technical problems. So that was it. उसके आगे important rule जो है उसमें एक थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, रिलीफ दिया है, दैट इज रूल नंबर 36(4). जैसे आपको पता है कि जो ITC अवेलमेंट है उसका एक रिस्ट्रिक्शन होता है 105% ऑफ द ITC तक, जो 2B और 2A से हम लोग मैच करते हैं. तो इसको एक बेनिफिट दिया है, जैसे सिमिलर लास्ट ईयर एक बेनिफिट दिया था, क्लबिंग का बेनिफिट है. मतलब क्या है कि आपको अप्रैल, मई एंड जून ये 3 महीनों के लिए जो एक्सरसाइज करना है, ITC मैचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम उसको, ITC मैचिंग विद योर 2A 2B, तो वो आपको इंडिविजुअल मंथ्स के लिए नहीं करना है, आपको कलेक्टिवली करना है, क्यूमुलेटिवली करना है फॉर द पीरियड अप्रैल, मई एंड जून. एंड जो भी उसका जो कंक्लूजन है उसका GSTR 3B ऑफ जून में आपको इम्पैक्ट लेना है. सिमिलर रिलीफ वाज गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, जहां पे February 20 से लेके August 20 तक का पीरियड क्लब किया था और उसका इम्पैक्ट सितंबर में देने के लिए रिलीफ दिया था. तो सिमिलर बेनिफिट हैज बीन गिवन हियर. बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि फाइनेंस एक्ट 2021 में 36(4) रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बदलाव है और वो 105 की जगह पे 100% मैचिंग की बात करता है.
तो ये कब से इंट्रोड्यूस होगा ये भी जानना इंपॉर्टेंट है. मोस्टली आई थिंक इट विल बी डन आफ्टर June 21. दैट नोटिफिकेशन इज स्टिल अवेटेड. सो ये 36(4) इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार पहले क्या हुआ था, अप्रैल का मंथली 3B भरने की डेट वाज नॉट एक्सटेंडेड. लेट फी वाज वेव्ड बट डेट वाज नॉट एक्सटेंडेड. तो मेनी पीपल वर फीलिंग कि अरे अभी 2B इज नॉट रेडी, सो हाउ कैन वी फाइल 3B. सो दिस वाज अ गुड रिलीफ कि दिस इज कि आपको अगर 3B अगर पहले भर के आपको आगे जाना है तो यू कैन गो अहेड, एंड आप 2B का जो मैचिंग है वो आप अप्रैल में जून क्यूमुलेटिव कर सकते हैं. यस, कंटिन्यू. सो अभी इसके लिए जो वन मोर स्मॉल थिंग इज देयर कि एक ड्यू डेट ऑफ अदर कंप्लायंसेस जो विच इज एक्सटेंडेड टू 31 May 2021. तो ये क्या है कि जनरली दिस विल बी एप्लीकेबल. ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि कोविड की वजह से वॉट एवर ड्यू डेट्स, मतलब दिस वाज देयर आर टू थिंग्स. एक तो अपील्स के रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्च महीने में जो ऑर्डर निकाला दैट विल बी एप्लीकेबल कि अपील के लिए ये कोविड का पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड एंड फर्दर पीरियड विल बी गिवन. नाउ दिस विल अप्लाई मोर स्पेसिफिकली. अभी इसके नोटिफिकेशंस आएंगे बट दिस विल अप्लाई मोर स्पेसिफिकली फॉर अपना जो एंटी प्रॉफिटेरिंग वाला जो है उसके लिए ये अप्लाई होगा. सो दिस इज रिलेवेंट फॉर दैट कि लिमिटेशन पीरियड्स विच आर एक्सपायरिंग बिटवीन 15th April to 29th June. तो वो फॉर दैट दिस इज ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड टू 30th June. नाउ सम एक्सेप्शंस हैव बीन स्पेसिफाइड. सो दिस इज फ्रॉम आरसीसी साइड दिस डजंट हैव मच टू डू. ये डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा रिलीफ है इन वन सेंस, आरसीसी से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए. या वेरी राइट. आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इसका असेसमेंट करके रिलीफ पास ऑन किया था, तो उसकी फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, जो सेकंड ऑर्डर का भी डेट है वो फर्दर आने वाले ऑर्डर तक बढ़ाई गई है डेट. लेकिन उसमें जो वर्ड स्पेसिफाइड है वो जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को कवर करता है. तो उस पर काफी डिबेट होता है कि जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल में क्या क्या कवर होगा. कई लोग पूछते हैं कि हमारे रिफंड के एप्लीकेशंस रहते हैं जीएसटी में, तो क्या उनको कवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा. तो डेफिनेटली अपील मैकेनिज्म जो है रिफंड रिलेटेड, तो उसको वहां पे कवरेज मिलेगा. एंड आई थिंक जीएसटी अथॉरिटीज को ये और एक नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी इशू हो गया है जिसमें ये पीरियड मेंशन किया है 15 अप्रैल से लेकर 29 जून तक का, वो बेनिफिट उन चीजों को दिया है जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कवर नहीं करता है, उनको भी एक्सटेंड किया है वो बेनिफिट. तो आई फील देयर आर सर्टेन मिसलेनियस एप्लीकेशंस. टू गिव एन एग्जांपल, जो आईटीसी ट्रांसफर के जो एप्लीकेशंस रहते हैं जैसे कि रूल 41A है एटसेट्रा, तो आई थिंक ऑल सच मिसलेनियस एप्लीकेशंस का अगर ड्यू डेट फॉल इन करता है 15 अप्रैल से 29 जून तक, तो वो बढ़ के पास 30 जून तक उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. तो ये भी एक वेलकमिंग स्टेप कंसिडर किया जा सकता है. अभी आएंगे एक इंपॉर्टेंट चेंज जो एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिलेटेड है, जिसको हम लोग जीएसटी ऑडिट बोलते हैं कॉमन पैरेलेंस में. तो इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिलेटेड कंप्लायंस है, मतलब कि जीएसटीआर 9, 9A एंड 9C, तो उसको उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज वो उन्होंने रेकमेंड किया है, वो ये है कि जीएसटीआर 9C now further will not be required to be certified by the chartered accountant. It will be under self certification by the taxpayer. ये फाइनेंस एक्ट 2021 में बदलाव प्रपोज किया था, और फाइनेंस एक्ट में उसकी जो नोटिफिकेशंस है वो अभी तक आई नहीं थी. तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये एप्लीकेबल होगा 21-22 से, लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट है वो 2021 से ही पास ऑन किया है, ऐसे रेकमेंड किया है काउंसिल ने. और इसी के साथ साथ जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है 9 एंड 9C फाइलिंग की, वो 1920 की जो बेनिफिट्स थे या थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बेनिफिट थे वो पास ऑन किए हैं 2021 के लिए भी. जिसका मतलब है 3 कैटेगरीज ऑफ असेसी है, अप टू 2 करोड़ ऑफ टर्नओवर, उनको 9A ऑप्शनल रहेगा और 9C तो एप्लीकेबल ही नहीं है. फ्रॉम 2 करोड़ टू 5 करोड़ 9 मैंडेटरी है, 9C इज ऑप्शनल, एंड 5 करोड़ अबाउ में 9 एंड 9C बोथ मैंडेटरी रहेगा. लेकिन यहाँ पे 9C जो है वो सर्टिफाई असेसी खुद करेगा, टैक्स पेयर खुद करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड.
सो इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ दे विल ब्रिंग अबाउट दिस, क्योंकि क्या होता है कि अमेंडमेंट इन द एक्ट जो है वो इट इज ऑलरेडी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, करेक्ट। बट सभी स्टेट्स का जब तक वो पास नहीं होता तब तक इट कैनॉट बी इफेक्टेड, बिकॉज सीजीएसटी एक्ट इज अमेंडेड बट नॉट ऑल एसजीएसटी एक्ट्स आर अमेंडेड. करेक्ट। So it's interesting to see how they bring it about. So that is the point. तो अगला जो पॉइंट है रिट्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट, तो इसमें क्या हुआ था कि पहले क्या हुआ था, देयर वाज अ कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट पेमेंट कि वेदर मेरा एक पर्टिकुलर मंथ का ग्रॉस लाइबिलिटीज से 100 रुपीज, आईटी से अवेलेबल इज से 90 रुपीज, एंड नाउ आई एम पेइंग 10 रुपीज बाय कैश. सो 3B में लेट भरता हूँ, सो मान लो 2 मंथ्स आई एम फाइलिंग 3B रिटर्न लेट, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए भरने के लिए 10 रुपए नहीं थे, तो 10 रुपए मैं 2 महीने के बाद भरता हूँ. तो इट इज वेरी क्लियर दैट इंटरेस्ट शुड बी पेएबल ऑन 10 रुपीज ओनली, but the section was drafted in a different manner because it was based on GSTR 123. तो उसके हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा निकल के आया कि इंटरेस्ट आपको 100 रुपीज पे भरना पड़ेगा, which was very unjust and which was never the intention of the legislature. तो वो एक तेलंगाना हाई कोर्ट का डिसीजन आया, बाद में मद्रास हाई कोर्ट का आया, ऐसे there were conflicting decisions on the subject. Finally GST council approximately 1 year back I think कि they decided कि this will be on net liability and that will be done retrospectively. But technical difficulty की वजह से वो notification retrospective effect से नहीं निकल सकता था, तो वो prospective निकला था. तो now it is very clearly clarified by the GST council that necessary amendments in the legislature will be made to make it retrospective. तो assessees are now relieved कि अपना 1 जुलाई से लेके ये retrospective हो जाएगा कि interest, it is very clear now that interest is payable only on the cash component and not on the ITC component. Gross liability पे नहीं भरना है, सिर्फ cash पे भरना है. So now many notices were also issued and the assessees were मतलब it was a troublesome affair to answer all those notices. So now those things will be resolved. करेक्ट. इसके बाद जैसे अभी आपने बोला कि रेफरेंस था जीएसटीआर 123 को, तो एक्ट में अभी भी सारे रेफरेंसेस 123 से ही है. बेसिकली जो एक्ट का जो ड्राफ्टिंग था वो पहले स्कीम था जहां पे 1 जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 की कंसेप्ट थी, लेकिन जैसे 3B को अभी रिटर्न ही माना गया है, तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि इट इज प्रपोज टू मेक रिलेवेंट चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन ऑर्डर टू मेक जीएसटीआर 1 एंड 3B एज डिफॉल्ट रिटर्न. तो जो रेफरेंसेस जीएसटीआर 2 को है, 3 को है, आई थिंक दोस नीड सम चेंज and that is proposed through this committee meeting recommendation. अभी एक छोटा सा मतलब which will affect building sector, तो ये एक important thing is proposed in this meeting कि जो joint development agreement होता है कि land builders and land owners के बीच में जब joint development agreement होता है, तो उसमें क्या होता है कि लैंड ओनर्स को जो फ्लैट दिए जाते हैं, तो वो फ्लैट्स के ऊपर वो जो डेवलपर है ही हैज टू पे द जीएसटी, तो उसको जीएसटी भरना पड़ता है, विच नेचुरली ही चार्जेस, नॉर्मली इट हैपेंस कि दैट ही चार्जेस इट टू द लैंड ओनर. तो अभी लैंड ओनर ने अगर वो खुद के लिए यूज किया, वो फ्लैट रखा, सो दैट इज ओके, सो ही एज्यूम्स कि ये जीएसटी मुझे भरना है, ये मेरी कॉस्ट है. बट समटाइम्स और अदर मेनी टाइम्स इट मे सो हैपन that he is going to further sell those flats. तो उसमें क्या होता है कि वो सेल फ्लैट जब सेल करते हैं तो उसको वो आईटीसी लेने में दिक्कत आ रही है. तो इसके लिए ये काउंसिल मीटिंग में अभी प्रपोज किया गया है कि नेसेसरी चेंजेस विल बी मेड इन द रूल्स एंड एक्सप्लिसिट प्रोविजन विल बी मेड कि ये जो डेवलपर ने चार्ज किया हुआ जो आईटीसी है, ये लैंड ओनर्स कैन टेक क्रेडिट ऑफ दैट आईटीसी एंड दे कैन यूज इट फॉर पेमेंट ऑफ द जीएसटी ऑन द फ्लैट्स दैट दे आर सेलिंग. सो इसके लिए एक और भी बोला गया है कि नाउ द डेवलपर कैन पे दिस जीएसटी बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आल्सो, क्योंकि उसके लिए पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो है वो क्या है कि वो लैंड ओनर के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीट होना या कन्वेंस डीड, दैट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. बट नाउ दे आर प्लानिंग कि ये कंप्लीशन से पहले भी आप भर सकते हो, ये टाइप का नोटिफिकेशन में चेंजेस करेंगे, so that exact modus operandi will become clear after we get the notification. But welcome thing is that now the things are streamlined, now landowner will get the ITs, so this is a good thing.
और कोविड के सिचुएशन में एक बहुत डिबेट चल रही थी कि कोविड के आइटम्स को एग्जम्पशन दिया जाए ना दिया जाए, तो देयर वर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज कि उसको एग्जम्पशन देते तो आईटीसी लॉस हो जाएगा, तो कॉस्ट बढ़ेगा वगैरह वगैरह। विदाउट गोइंग इनटू दैट, नाउ इंपोर्टेड आइटम्स के लिए नाउ देयर इज अ रिलीफ गिवन कि कोविड रिलेटेड आइटम्स जो इंपोर्ट होंगे, तो उसके लिए 31 अगस्त तक उसके लिए उसके ऊपर जो आईजीएसटी लगता है, तो वो आईजीएसटी का एग्जम्पशन दिया गया है। और बाकी फॉर सम अदर इंडिविजुअल आइटम्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म जो इसके ऊपर स्टडी करके दे विल गिव द रिपोर्ट बाय 8th of July and then that decision will be taken, because this is a very important issue going on. So this is let us see what happens about that. या इसी के साथ और एक एनोमली थी, वो भी आई थिंक उन्होंने दूर करने में सक्सेसफुल किया है। जो कस्टम्स का एक नोटिफिकेशन था कि इफ समवन इंपोर्ट्स कोविड-19 रिलेटेड आइटम्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, देन इफ ही गेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देन नो आईजीएसटी, बट इफ ही पेज मनी देन आईजीएसटी, पे आईजीएसटी, ऐसा एक नोटिफिकेशन था। तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी। आई मीन what difference will it make if someone pays money and distributes it for free, frankly? तो ये पॉइंट को कंसिडर करके ये भी उन्होंने एक अच्छा बदलाव किया है। डोनेशन करके भी आया तो भी you will be getting that exemption. इसी के साथ और कुछ भी एग्जेम्पशन कुछ सेक्टर्स को दिए हैं, जैसे कि एजुकेशनल रिलेटेड कुछ है। तो इस आई थिंक ये जो है वो हम लोग स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के आने के बाद ही उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें क्या कंडीशंस रहती है, क्या माइन्यूट डिटेल्स रहते हैं, वो जानना काफी जरूरी रहेगा। लेकिन इट इज बेसिकली सर्विंग ऑफ फूड टू बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी एटसेट्रा, तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। I think those were the important points from the 43rd GST Council meeting, which were recommended to be notified as soon as possible. और I think इससे काफी टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलेगा, एंड I feel that this is a welcoming step। और भी अच्छी तरीके से हो सकता था, बट I think जो दिया है बेनिफिट वो भी एक तरीके से काफी बड़ा बेनिफिट है, and we should appreciate and thank government for taking this welcoming step here. Right. So what are the concluding remarks, sir? कुलदीप जी? मैं तो ये कहूंगा कि मोस्ट स्ट्राइकिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मेनी MSMEs कि जो लेट फीस का जो रैशनलाइजेशन यहाँ के आगे के लिए एंड पुराना जो है वो क्लियर ऑफ करने के लिए, सो मेनी पीपल वेर समहाउ अनेबल टू टेक बेनिफिट लास्ट ईयर। सो मैं कहूंगा कि अभी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, सो दे शुड टेक बेनिफिट एंड दे शुड close the previous issues at their place. That's the most important thing. That's what I think. Okay. And जैसे हमने अभी ये डिस्कशन किया, so similarly आप सबको पता है कि we have opened GST OPD, जिसमें similarly आपका कोई भी सवाल GST related any question for that matter, अदर आपका customs हो, excise service tax, any indirect tax for that matter, mainly GST रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको एकदम परफेक्ट सही तरीके से हम आंसर करते हैं, द सेम वे एज वी हैव डन द डिस्कशन। सो आई वुड अर्ज कि ये जीएसटी ओपीडी जो है इसका आप फुल्ली बेनिफिट लीजिए। थैंक यू। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, जिन्होंने हमारे जीएसटी ओपीडी जो अभी शुरुआत होने के बाद भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसे मिला है, एंड मोस्ट ऑफ आवर स्लॉट्स वेर कंप्लीटली बुक टिल डेट, and I hope that it continues for a longer time. So with that note, I would like to thank all of you for patiently watching this video. I hope जो points हमने discuss किए हुए हैं ये basically हमारा interpretation है, depending upon our understanding of the recommendations and the press release which was issued. इसमें कोई difference of opinion हो सकता है आपको, but let us wait and wait for the notifications to get issued. उसके बाद उसका proper assessment करना मेरे हिसाब से appropriate होगा. So thank you once again all of you. Thank you Kuldeep ji for joining in, and good day to all of you. Thank you so much.